कैसे हैं वे सभी? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। देखो आज से आपका जो वोकेब ग्रामर या जो अपकमिंग एग्जाम है आपके, जैसे एसएससी स्टेनोग्राफर का हुआ, आपका सीपीओ का हुआ, आपका सीएचएसएल का हुआ, एमटीएस का हुआ, सीजीएल का हुआ, जिस भी लेवल का एग्जाम आप देने जाओगे, अब मेरी कोशिश यही रहेगी रोज 20, 25, 30 आगे से धीरे धीरे करके मैं उन चीजों को बढ़ा दूंगा। तो आपके लिए काफी लंबे समय के बाद मैं आया हूं और इसमें मैंने कुछ ग्रामर का पोर्शन भी मिलाया है, कुछ वोकैब का भी मिलाया है। तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ साथ जो भी अपने जवाब देना चाहो आप दे सकते हो। हर क्वेश्चन में 5 सेकंड दूंगा और ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, मुश्किल से अपने 20 या 25 मिनट में खत्म कर लेंगे पूरी। चूज द रोंग पेयर, इन्होंने बोला है कि इसमें गलत जोड़ा चॉइस करना है, ढूंढ लो जरा, दे रहा हूं 5 सेकंड का समय। देखते हैं पहला फैमिली फ्यूड। बेटा ये फैमिली फ्यूड जो होता है ये पारिवारिक झगड़ा होता है, वेंडेटा। पारिवारिक पारिवारिक अगर कोई झगड़ा है तो उसे मैं फैमिली फ्यूड बोलूंगा और उसे वन वर्ड में कह सकते हो वो वेंडेटा होता। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, तो आंसर है। वाइस वर्सा, ये वाइस वर्सा जो है ये फॉरेन वर्ड है और ये होता है इन अपोजिट वेज। अगर अलग अलग तरीके हैं या विपरीत तरीके हैं या किसी का सोच विचार का, काम करने का, तो अलग अलग ये तरीके हैं, तो ये वाइस वर्सा है। जैसे कि मैं एक सफीना नाम का शब्द होता है, वो विदेशी शब्द है, उसे समन बोल देते हैं, कोर्ट का बुलावा। बहुत से सारे शब्द हैं, जैसे कि मैं ग्रेटिस बोल दूं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता। ये कुछ विदेशी शब्द हैं, आजकल एग्जामों में ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता, कोई चीज आपको निशुल्क लेनी है तो आप ग्रेटिस ले सकते हो, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 22 वर्षा है। जैसे टाइकून है तो वो पावरफुल बिजनेसमैन होता। जैसे मैंने कहा मेले, ये जो मेले है ये स्टैम्पेड को बोलते हैं, भगदड़ होती। ये भी सही है, बराबर है दोनों। लेकिन मैं आपसे कहूं फियांसी, देखो एक फियांस होता है, एक फियांसी होती, दोनों करीब हैं और दोनों ज्यादा दूर भी नहीं है एक दूसरे से। एक में डबल ई है और एक में सिंगल ई है। अगर सिंगल ई है तो ये भी मंगेतर है और डबल ई वाला है तो वो भी है मंगेतर। अब सिंपल सी बात है, मंगेतर कोई लड़का है तो सिंगल ई है, लड़का है तो उसकी लड़की होगी मंगेतर। और मैंने कहा कि मंगेतर कोई लड़की है तो फियांसी है, ई मतलब लड़की, डबल ई है, ऐसे याद कर लेना। अब चेक कर लो फियांसी के बारे में क्या कह रहे हैं ये, कि ए पर्सन, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो या वन, हु इज गोइंग, जो जा रहा है, टू बी मर्डर्ड, हत्या करने। अरे हत्यारा थोड़ी है, ये होगा मैरिड, एक ऐसा पर्सन जो कि शादी करने जा रहा है, और जा रही है मेनली क्योंकि फियांसी है, जिसने लगाया था डी ऑप्शन, मर्डर को काटकर मैरिड होना था। अगर आपने ये करा होगा तो बढ़िया है, इसके अलावा और सारे जो मेरे विकल्प थे बढ़िया थे। ये मेरी प्रैक्टिस रहेगी, आपका जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है मैं रोज आपके लिए 10, 12, 15, 20 आगे लिमिट बढ़ा दूंगा। अभी एग्जाम जैसे कि दूर है तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं, मतलब आदत सी बन जाएगी हमें करने की। आगे आओ जरा, नेक्स्ट चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है जरा इसकी सुन लेते हैं। अच्छा, ये बाइंड नाम का शब्द है। देखो एयर है, बाइंड है। बाइंड और एयर अगर नाउन के रूप में पूछे तो दोनों हवा है। अब हवा दो प्रकार की होती है। आपसे पूछे कि अगर कोई मेरी कृत्रिम हवा है जो मैंने रोक रखी है, आर्टिफिशियल, ये रोकी हुई हवा, कृत्रिम हवा, स्टोर की गई हवा, रुकी हुई हवा, रोकी हुई, ये कुछ भी है, ये आपकी बन गई एयर। एयर बैग जैसे गाड़ियों में आते हैं, रुके हुई रहती है उसके अंदर। पंखा चल रहा भैया, ये एयर है क्योंकि ये कृत्रिम हवा है।
लेकिन मैं कहूं बाइंड, ये हवा होती है नेचुरल, जिसे आप बोलते हो प्राकृतिक हवा। अगर प्राकृतिक हवा है तो वो बहती हुई हवा है, चलती हुई हवा है, उसे मैं बोलूंगा बाइंड। और हवा का मतलब चाबी भरना भी होता है बाइंड। जैसे कि अगर मुझे पुराने जमाने में जो घड़ी आती थी, जैसे अब की घड़ी है तो ये सेल डाल दो इसमें चलती रहेगी। पुराने जमाने में जो वॉच में ना वाइंड किया जाता था, चाबी भरी जाती थी, वो हवा भरी जाती थी उसमें। अब जब वॉच में हम बाइंड करते थे तब वो आगे बढ़ती थी। तो वाइंड का मतलब एक से ज्यादा हो सकता है, लेकिन यहाँ वाइंड जो है ये बहने से है, हवा के चलने से है। इसका सिनोनियम साफ साफ ये बिलो दे रखा, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। पंप, पंप करना, किसी को ऊंचा करना, पंप करना, जैसे कि हम प्रेशर करते हैं किसी को, पंप करना, फुलाना, फील महसूस होता है। लेकिन एक शब्द आया क्रैम्प, इसके लिए बड़ा प्यारा एक मुझे मुहावरा याद आता है, चार्ले हॉर्स। चार्ले हॉर्स का मतलब है लंगड़ालू घोड़ा, मतलब जिसकी टांग में क्रैम्प आ गया। क्रैम्प का मतलब होता है खिंचाव। तो वो ऐसा काम करेगा जैसे कि लंगड़ाकर घोड़ा चलता, खिंचाव हो, ऐंठन हो, जकड़न हो। तो इसके लिए एक मुहावरा मुझे बड़ा याद आता, नोट कर लेना। ये क्रैम्प के लिए चार्ले हॉर्स आया है। फिलहाल आंसर तो बिलो हो गया दूसरे का। सी आगे बढ़ते हैं। सत्र ज्यादा लंबा हम खींचेंगे नहीं, क्योंकि जो काम की बातें हैं इसमें सारी चीजें कर लेंगे जरा। नेवर इन माई लाइफ आई हैव सीन सच ए प्लेयर। दे रहा हूं समय 5 सेकंड का, जरा लगा लो अपना आंसर। उम्मीद करूंगा कि आंसर आपको देना चाहिए, जो भी पुराने बच्चे हों या जो मेरा ये सेशन देख रहे हो। देखो, एक मैंने पढ़ाया था आपको केस ऑफ इन्वर्जन, किसी को याद हो तो? केस ऑफ इन्वर्जन दो तरीके का होता, एक होता हाफ केस ऑफ इन्वर्जन, एक होता हाफ केस ऑफ इन्वर्जन, एक होता है फुल केस ऑफ इन्वर्जन। एक होता हाफ, एक होता फुल केस ऑफ इन्वर्जन। COI का मतलब है केस ऑफ इन्वर्जन। आराम से जितना आप डीपली चीजों को फोकस करोगे आगे तक, वो आपके लिए ना हमेशा काम आती है। तो COI इसका मतलब है केस ऑफ इन्वर्जन। अब एक होता हाफ केस ऑफ इन्वर्जन, एक होता है फुल केस ऑफ इन्वर्जन। अगर हाफ केस ऑफ इन्वर्जन है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद तब सब्जेक्ट दिया होगा, ये आपका होता है हाफ केस ऑफ इन्वर्जन। और अगर मेरा फुल केस ऑफ इन्वर्जन है तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों मिली हुई होंगी और उसके बाद यहां सब्जेक्ट दिया होगा, ये होता है आपका हाफ केस ऑफ इन्वर्जन। अब मैं आपसे कहूं, जैसे एग्जाम्पल है, मैंने कहा नेवर डज सी कम हेयर, वह जिंदगी में यहां कभी नहीं आता है या आती है। और मैंने कहा हेयर कम्स द बिग डॉग, यहां बड़ा कुत्ता आता है। बात यह है कि मेनली अगर मैं हाफ केस ऑफ इन्वर्जन की बात करूं तो जो इसमें आपकी निगेटिव एडवर्ब है, हार्डली, नेवर, स्कार्सली, जितनी भी हैं ये, हार्डली हुआ, स्कार्सली हुआ, इन निगेटिव एडवर्ब अगर सेंटेंस के शुरुआत में दे रखी हूं मेनली, सारी नहीं कह रहा मैं, मेनली, तो इनके बाद केस ऑफ इन्वर्जन बनेगा, तुरंत हेल्पिंग वर्ब चाहिए और उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या रखा होगा, सब्जेक्ट। ये तो हो गया भाई साहब आपका हाफ केस ऑफ इन्वर्जन। लेकिन अगर कोई सेंटेंस किसी एडवर्ब से, किसी प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ हो और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब रखी हो, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ हो कोई, या सो प्लस एडजेक्टिव, सो प्लस एडवर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का मिक्सचर है और उसके बाद बिग डॉग जो है ये आपका दे रखा है सब्जेक्ट, तो मैं इस कंडीशन में कहूंगा ये बन गया आपका फुल केस ऑफ इन्वर्जन। क्लास में बहुत डिटेल दी बच्चों को, जिन्होंने मेरी क्लास पढ़ी भी होगी,
तो वो अच्छी तरीके से इस बात से परिचित होंगे कि मैंने केस ऑफ इन्वर्जन मात्र 2 दिन में क्लास खत्म की थी, लेकिन पढ़ाया उस लेवल से था कि किसी भी एग्जाम में कोई भी स्टूडेंट हो वो मार नहीं खाएगा। अब साफ साफ चीख के यहां पर नेवर कह रहा है आपसे कि नेवर इन माई लाइफ, नेवर से सेंटेंस शुरू हो गया। अब जब मैंने कहा था मेनली किसी भी निगेटिव एडवर्ब, नेवर हो, हार्डली, सेल्डम, स्कार्सली, तो भाई साहब मुझे केस ऑफ इन्वर्जन चाहिए। अब जब मैं COI बनाऊंगा तो सब्जेक्ट नहीं बल्कि मुझे पहले क्या चाहिए, इसके हेल्पिंग वर्ब। आपने अगर करा है बी पार्ट में, सेंटेंस क्या होगा, नेवर इन माई लाइफ हैव आई बनेगा, ना कि आई हैव। जिसने ये करा था ये बनेगा हैव आई सीन, कि मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा खिलाड़ी नहीं देखा। हैव आई सीन सच ए प्लेयर। जिसने ये करा था तो बढ़िया है, इसके अलावा मेरा मानना कोई आंसर नहीं है, क्योंकि COI बनाने के लिए मुझे हेल्पिंग वर्ब चाहिए होती है। आगे आओ, क्वेश्चन 4 की तरफ चलते हैं। क्लास में सबकी जो जानकारी है मैं पूरे डिटेल में देता हूं, और कहने का मतलब यही है कि चीजों को इस तरीके से पढ़ा जाए कि ज्यादा समय खराब ना हो। बर्निंग वुड, जलती हुई लकड़ी, बर्निंग वुड, ऑन विच जिसके ऊपर, ए डेड बॉडी इज बर्न्ड, जहां पर हम डेड बॉडी को जलाते हैं, या आप कह सकते हो हम अंतिम संस्कार करते हैं। अब ये क्वेश्चन मार्जिन ऑफ जो आपकी एरर हो सकती है, या मार्जिन ऑफ एरर हो सकता है इसमें। अब कहने का मतलब एक ऐसी जलती हुई लकड़ी जहां पर हम उस डेड बॉडी को जलाते हैं। अब डेड बॉडी को अगर हम जला रहे हैं तो एक सेकंड, ठीक ठीक ठीक, एक ऐसी जलती हुई लकड़ी जहां पर हम उस डेड बॉडी को जलाते हैं। तो देखो बेटा, जलाने का स्थान तो क्रीमेटोरियम है, ये तो आपका शमशान घाट हो गया। शमशान घाट ये तो जलाने का स्थान है। अगर सिमिट्री करूं, ये दफनाने का स्थान होता है, ग्रेवयार्ड, सिमिट्री, जिसे आप कब्रिस्तान बोलते हो, ग्रेवयार्ड हो गया, ये कब्रिस्तान है। ठीक, अगर मैं कहूं पायरो और पायरे, देखो पायरो जो होती है ना, वो फायर को बोलते हैं, आग, जैसे पायरोमीटर होता, इससे बनता है पायरोमीटर। और पायरोमीटर एक ऐसा पैमाना है जिससे हम हाई टेम्परेचर मापते हैं। अगर मुझे उच्च तापमान मापना है, हाई टेम्परेचर, तो हाई टेम्परेचर मापने के लिए मैं यूज करूंगा आपका पायरोमीटर। लेकिन एक शब्द होती पायरे, और ये होती चिता। और जलती हुई लकड़ी जिस पर वो डेड बॉडी जलती है ना, उसे चिता बोलते हैं। जिसने ऑप्शन नंबर डी लगाया था तो बढ़िया है, इसके अलावा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे इसमें। आगे देखो, ए पर्सन हु लिव्स ऑन द अर्निंग ऑफ अदर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की कमाई, अर्निंग होती कमाई, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की कमाई के ऊपर डिपेंड रहता है, उसे क्या बोलूंगा? या ऐसा कोई भी जीव जो दूसरे जीव के ऊपर डिपेंड रहता है, उसे क्या बोलूंगा? आप जानते हो कि दुनिया में अगर जो खुद सेल्फ डिपेंड हैं, कहने का मतलब जिसे अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, जैसे कि मेनली कुछ वनस्पति आ जाती हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना लेती हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि जितने भी जीव हैं वो एक ना एक के ऊपर डिपेंड है हमेशा। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसा जीव जो दूसरे की अर्निंग के ऊपर रहता है, उसे पैरासाइट बोलता हूं, परजीवी। ये दूसरे पर डिपेंड रहता है, परजीवी, इसे बोलता हूं पैरासाइट। वेटेरन सब जानते हो, ये अनुभवी होता है, एक्सपीरियंस्ड। मैं आपसे कहूं इसमें एक शब्द है बैक्टीरिया, ये तो जीवाणु होता। बैक्टीरिया, दूध से दही बनने में कुछ बैक्टीरिया हैं, तो ये जीवाणु हैं। और डिपेंडेंट तो ये निर्भर होता। जब कोई, अगर मैं कहूं डिपेंडेंट का मतलब होता आश्रित, ये निर्भर कह सकते हो। जब हम किसी चीज पर डिपेंड हो जाते हैं तो फिर हम निर्भर या आश्रित हो जाते हैं।
फिलहाल आंसर 5 का आपका ए है, पैरासाइट आंसर है, इसे परजीवी बोलते हैं। आगे चलो जरा, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो जरा, रोज आपके लिए सेशन आने वाला है और ये सेशन यकीन मानना आपका जो भी एग्जाम है, रोज मैं 25 मिनट 26 मिनट 27 30 आधे घंटे की क्लास रोज लाया करूंगा। उसमें आपकी जो तैयारियां हैं उनको, या जिसने मुझसे पीछे पढ़ा है क्लासों में, तो मैं चाहता हूं कि वो अपनी तैयारी को चरम सीमा पे ले जाए ऊपर। और अगर किसी को दोबारा से फिर पढ़ना है तो एक नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट कर दिया है, और अब के इसके ऊपर बहुत काम किया है मैंने। वो 11 AM से चलता है और वो पूरे 1 बजे तक चला करेगा। नालंदा IAS एकेडमी, हॉल नंबर 12। आप हमारे ऑफिस में आके किसी से भी इंक्वायरी ले सकते हो इसके बारे में, जो कि ठाकुरदारा में है, नालंदा IAS एकेडमी ठाकुरदारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब के जो पीछे भी पढ़ाया मैंने 5-6 साल लगातार, अभी भी जुड़ा हुआ हूं, उसमें चीजें बड़ी अपडेट की हैं। पहले जैसे बोर्ड पर लिखना, एक रूल लिखना, उसके बारे में फिर बच्चों को लिखवाना, अब के कम समय में और ज्यादा कंटेंट देना। तो आपके सीटें सारी प्रिंट करवा ली, जो जरूरत है लिखने की वो लिखो, और जो जरूरत नहीं है वो सीधा एग्जाम्पल आपके पेपर में है, घर जाकर आराम से बैठ के आप उसे आराम से पढ़ सकते हो। तो ये 2 घंटे की क्लास का मतलब यही है कि मैं इस जो आपका कोर्स है, इसकी जो अवधि है, ड्यूरेशन, वो 4 मंथ्स है। निपटा के इसे जुलाई में फिर दूसरा बैच चालू कर दूंगा। कहने का मतलब ये है, ये ब्रह्मास्त्र बैच होने वाला है किसी भी एग्जाम के लिए। प्रीवियस ईयर हर चैप्टर का पीछे लगवा रखे हैं 100 150 बुकलेट, आपकी वोकेब की बुकलेट, हर तरफ का मैंने इसमें वैरायटी मिक्स किया है। अभी ये नया स्टार्ट हुआ है, 26 वैसे डेट थी इसकी, 26 मार्च, लेकिन मेनली अगर जो इससे सारी चीजें स्टार्ट होंगी वो इसमें 1 अप्रैल से ही होंगी स्टार्टिंग से। जो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, जो टॉपिक मुझे एनालिसिस करने हैं आप सबसे, वो 1 अप्रैल से होंगे। टॉपिक नंबर 1 अभी तो इसका एक ट्रायल चल रहा है, डेमो क्लास चल रही है लगातार, बच्चों के पास सीटें हैं। 2 दिन बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में समझाया, लेकिन अगर आप चाहो तो ये न्यू बैच है फाउंडेशन, इस आप ज्वाइन कर सकते हो, जो भी बच्चा ज्वाइन करना चाहे। तो ये बिल्कुल एकदम न्यू फाउंडेशन है, और 1 अप्रैल से इसमें सारी गतिविधियां चालू हो जाएंगी सीट के द्वारा। हर सीट, लेक्चर सीट, हर क्लास सीट के द्वारा, बिना सीट के एक भी दिन इसमें क्लास नहीं पढ़ाई जाएगी। उसमें देखना आप अपनी तैयारियों का कितना पुख्ता आप इंतजाम करोगे आने वाले समय के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ आई वाज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड हेल्प योर ब्रदर इन द क्राइसिस, मैं इस विपत्ति में तुम्हारे भाई की मदद करता। ये कंडीशनल सेंटेंस है कि जब कोई व्यक्ति इफ से कुछ बनने या होने की कल्पना करता है, तो मैंने बताया था दुनिया में 5 प्रकार के बी हैं, इज, एम, इस बी के रूप जो हैं इज, एम, आर और बाजवर। और मैंने कहा था ये 5 प्रकार के बी हैं, और कोई व्यक्ति कुछ बनने या होने की कल्पना करता है तो वी का सिर्फ और सिर्फ बर रूप यूज करते हैं, इसके अलावा कोई एरर नहीं थी। इतना मैं मानता हूं, थोड़ा बहुत जिसने भी कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा इतना वो जानता होगा। आगे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 बताओ जरा। एक मुहावरा है बुक बॉर्म, एक किताब का कीड़ा। ये मुहावरा है, जैसे किताबी कीड़ा बोल देते हैं। तो क्या आप इसे क्या कहोगे, एक ऐसा कीड़ा जो आपने किताब के अंदर रख लिया है और वो कुछ समय से उस किताब के अंदर आराम से मजे काट रहा, किताब में, बोले भाई मैं तो बैठा हुआ हूं किताब में, तो वो किताब का कीड़ा हो गया। अब मुहावरों का अर्थ आप खुद जानते हो कि मुहावरा इंडिकेट करता तीसरे चौथे पांचवें शब्द की तरफ, सटीक मीनिंग नहीं होता लिखा हुआ। जैसे मैंने कह दिया बिलू बिलड, तो बिलू बिलड का मतलब नीला खून नहीं है, खून ऐसा जो कि हम में से किसी में नहीं है, शाही परिवार है, रॉयल फैमिली। ऐसे ही बुक बॉर्म का मतलब है किताबी कीड़ा, जो किताबों में घुसा हुआ रहता है। इस व्यक्ति को कहते हैं वन हु रीड्स मच, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ता हो। ये नहीं है बुक इन द बॉर्म इन द बुक, बॉर्म ऑफ हाई क्वालिटी, वन हु रीड्स लिटिल, कुछ नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसे किताबी कीड़ा बोलते हैं। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, बताओ जरा। माई पेरेंट्स आर इल फॉर 2 months, इतना आसान है
ये कुछ ग्रामर का है पोर्शन। देखो, चीजें आसान और भारी नहीं होती, चीजें आसान या भारी जो बना देते हैं या हार्ड जो बना देते हैं वो हम लोग बना देते हैं। एग्जाम कोई भी ज्यादा हार्ड नहीं आता, आप देख लेना। अगर उन्होंने सारी चीजें हार्ड दे दी तो ये 2 घंटे तो कम पड़ जाएंगे, 1.5 घंटा तो कम पड़ जाएगा किसी भी एग्जाम में। पेपर एक लेवल से बनता है, बैलेंस से बनता है, उसमें बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इतना आसान कि आप 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर लो, और ये भी नहीं है कि इतना हार्ड बना दिया कि 2 घंटे के पेपर में 100 क्वेश्चन नहीं हो रहे 200 में से। सारी चीजें बैलेंस्ड है। फॉर 2 मंथ्स काम है पहले से जारी, 2 मंथ्स हो, 2 डेज हो, आपके 2 वीक्स हो। अब मुझे बताओ, अगर कोई काम बहुत पहले से जारी है, पिताजी या मेरे पेरेंट्स बीमार हैं पिछले 2 महीने से, तो काम पहले से जारी होता है तो सिंपल कॉन्टिन्यूस नहीं आता। अगर मैं सिंपल कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो ये नहीं आएगा। काम पहले से जारी होता है तो आपका जो टेंस आता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, बीन वाला विकल्प देख लो। हैज इल, बीमार हो चुके हैं। नो इम्प्रूवमेंट से जाने से पहले हैज बीन इल सही तो लग रहा था, लेकिन पेरेंट्स में माता पिता होते हैं और दोनों होते हैं तो प्लूरल, हैव बीन इल लगाया है। माय पेरेंट्स हैव बीन इल फॉर 2 मंथ्स इज करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। पूरी नॉलेज आपको मैं जितना भी इसमें करा सकता हूं, जो भी समझाने की सारी जरूरतें हैं वो बता रहा हूं, सारी चीजें जो एग्जाम्पल में है। आई प्रीफर रिमेनिंग रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब है अल्पभाषी, कम बोलने वाला। देन स्पीकिंग टू मच, ये हो गया ज्यादा बोलने वाला, जिसे लोकेसियस बोलते हैं, बाचाल। टोकेटिव, टोकेटिव हुआ, लोकेसियस हुआ, ये सब जो हैं ये सिनोनियम है बाचाल। ए पर्सन हु टॉक्स टू मच, जो बहुत ज्यादा बोलता है उसे मैं टोकेटिव या लोकेसियस बोलता हूं। अब देखो, एक शब्द है इसमें प्रीफर, इसे गोल करो। जूनियर हो, ये एडजेक्टिव में नियम पढ़ाता हूं मैं डिग्री में। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, आपका इन्फीरियर, ये जितने भी शब्द हैं, प्रीफर, एक्सटीरियर, इंटीरियर, ये जितने भी शब्द हैं ये खुद मेनली ऐसा माना गया है कि ये एक अस्तित्व रखते हैं अपनी एक डिग्री में। तो इनके बाद, इनसे पहले जब ये खुद एक अस्तित्व रखते हैं एक ही डिग्री में, मान लिया इन्हें मैं सीडी के रूप में ज्यादातर मानता हूं, क्योंकि अगर मैं तुमसे सीनियर हूं तो तुम मेरे जूनियर होगे, डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर मैं सुपीरियर हूं तो तुम मेरे इंफीरियर होगे, सिंपल सी बात, सीडी में है पहले से ही तो मोर मोस्ट मत लगाना। और इनके बाद तुलना बताने वाला शब्द आप जानते हो कंपैरेटिव में 90% देन का यूज करते हैं, लेकिन इनके बाद तुलना बताने वाला शब्द टू आता है। मैंने प्रीफर के साथ देन लगा रखा था, जिसने लगाया था टू, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आई प्रीफर रिमेनिंग रेटिसेंट, मैं कम बोलना पसंद करूंगा ज्यादा बोलने के मुकाबले, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। रोज 20-25 क्वेश्चनों का रोज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेशन लाता रहूंगा, ये सभी एग्जामों के लिए। माई बिजनेस वाज ऑन इट्स लास्ट लेग्स, ये तो बड़ा आसान है। मेरा बिजनेस, ये एक मुहावरा है, मेरा जो बिजनेस है वो अपनी अंतिम टांगों पर खड़ा है। अब अंतिम टांगों पर खड़े होने का मतलब है बिल्कुल बर्बादी की कगार पर है, और जो चीज ढह जाती है, टूट कर बिखर जाती है, अबाउट टू कोलैप्स, ये होता है बिल्कुल बर्बादी या अंतिम कगार पर होना, ये होता है लास्ट टांगों पर खड़ा होना। कहते हैं ना, इसकी नींव बिल्कुल लास्ट उस पर खड़ी है भैया, गिरने वाली है। तो अबाउट टू प्रोग्रेस, उन्नति करना, अबाउट टू स्टार्ट, अबाउट टू ग्रो, कोई मतलब ही नहीं था। कोलैप्स होता है भाई अंतिम कगार पर या टूट कर बिखर जाना है, ढह जाने वाला। 10 का 80 हुआ, 11 पर आते हैं, लगाओ जरा, ये बड़ा प्यारा शब्द है। A frame on which a dead body is carried to the grave, एक ऐसा फ्रेम जिस पे हम डेड बॉडी को किसी भी फ्रेम वगैरह पर रखकर लेकर जाते हैं। एक ऐसा फ्रेम, सांचा या खांचा, जिस पर एक मृत शरीर को ले जाया जाता है टू द ग्रेव, मतलब कि कब्र की तरफ। अब कब्र की तरफ जाते हैं तो
ग्रेव से बनता है ग्रेव यार्ड, क्योंकि ग्रेव जिस यार्ड में दफनाई जाती है ना, उसे मैं बोलता हूं कब्रिस्तान। क्या बोलते हैं बेटा उसे? उसे कब्रिस्तान बोलते हैं। अब आपने देखा होगा 4 व्यक्ति एक लाश को या मृतक व्यक्ति को कंधे पर रखकर उसका जनाजा जिस वाहन में लेकर जाते हैं वो होता है लकड़ी का बना हुआ। तो मेनली मुस्लिम्स में तो उसे ताबूत बोल देते हैं, और अगर मैं बात करूं हिंदुओं में तो उसे अर्थी बोलते हैं। अब चूंकि बात चल रही है ग्रेव मतलब कब्र की, तो इसमें 2 ऑप्शन लड़ेंगे। एक लड़ेगा आपका बायर और एक लड़ेगा आपका हियर्स। दोनों के दोनों में सिमिलरिटी है, दोनों के दोनों सिनोनियम है, बस कहने का अपना अपना अंदाज है। मुस्लिम्स में ताबूत बोल देते हैं क्योंकि कब्र में दफनाने के लिए लेके जाते हैं, और हिंदुओं में अर्थी बोल देते हैं क्योंकि अर्थी का हम अंतिम संस्कार करते हैं शमशान घाट में। तो ये आपका हियर्स हो गया। अब इन्होंने कहा है कि एक ऐसा सांचा जिसमें डेड बॉडी को हम कब्र में दफनाने के लिए लेकर जाते हैं, जब 4 व्यक्ति उस जनाजे को अपने कंधे पर रखकर जिस वाहन में जाते हैं, उसे मैं बोलूंगा बायर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। मैं कहूं ये वाली बायर क्या होती है? ये गौशाला है, जहां पर हम गायों को रखते हैं, गौशाला होती है। आपसे पूछे कि हियर्स अभी बताया था ये अर्थी है, और बियर ये वही होती है, वाइन विस्की अल्कोहल जो पीने के लिए यूज किया जाता है वो बियर होती है। फिलहाल आंसर 11 का बायर होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? आ जाइए जरा क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये आपके लिए बहुत ही स्पेशल सेशन है और आप इससे जुड़े हो रहिए। सब लाइन सुपीरियर से बना है, ये होता उच्च स्तर का। अगर कोई चीज उच्च स्तर की है, उच्च स्तर नहीं उच्च स्तर लिख लो। अगर कोई चीज उच्च स्तर की है, अपर लेवल की है, उच्च स्तर का, तो ये आपका सबलाइन है। अब देखो इसका सिनोनिम लगाना है। एस्टोनिश तो आश्चर्य होता या सरप्राइज होता जब हम किसी बात पर सरप्राइज करते हैं। मर्जिंग का मतलब विलय होता, जब हम एक दूसरे में मर्ज कर लेते हैं एक दूसरे को तो विलय हो जाता है, जोड़ना मर्ज करना एक दूसरे को। ठीक। अगर एक्सपेंडिंग की बात करूं तो एक्सपेंडिंग तो विस्तार होता, किसी चीज को फैलाना, किसी चीज का विस्तार फैलाव। इसमें एक शब्द आया है एक्सिलरेट, ये वही होता है जब हम चीजों को ज्यादा एक्सिलरेट बढ़ा देते हैं। कहने का मतलब जिंदा दिली दिखा देते हैं, इसे जिंदा दिली भी बोल सकता हूँ। तो जिंदा दिली में ना चीजें बहुत ही उच्च स्तर की होती हैं, जिसे मैं सर्वोच्च या उत्कृष्ट चीजें बोलता हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर ये आया हुआ एग्जाम में आपका सिनोनियम पूछा गया था, तो सबलाइम का सिनोनियम एक्सिलरेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सेशन बहुत आराम से सारी चीजों को समझाना ज्यादा है। अगर ये 20वीं क्वेश्चन है तो 20 की मल्टीप्लाई 4 से करोगे। चारों विकल्प समझा रहा हूं 80 से 100 के बीच, और एक्स्ट्रा अलग बता देता हूं। तो डेली अगर आप 100 क्वेश्चन मुझसे सीख रहे हो, 100 क्वेश्चंस, तो ये बहुत बड़ी बात है। डेली 100 क्वेश्चंस आपके 10 दिन में हो जाएंगे 1000। तो अब लगा लो फिर, जब मैं 4 5 6 महीने लगातार चीजों को पढ़ाऊंगा तो उसमें बहुत ही ज्यादा आपकी तैयारियों को पुख्ता, जो आपका समय है या आपका जो एक प्रयास है अपने पास से, और कुछ जो मैं करूंगा, सारी चीजें बड़ी एडजस्ट हो जाएंगी। ठीक है ना बेटा? द पुलिस बुक्ड ए केस अगेंस्ट द टैक्सी ड्राइवर फॉर रॉन्ग पार्किंग। पुलिस ने एक केस को बुक्ड करा दिया टैक्सी ड्राइवर के खिलाफ, क्योंकि उसने रॉन्ग पार्किंग लगाई थी, गलत पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर। अब आप जानते हो कि अगर मैं कभी भी किसी पर केस करता हूं तो केस मेनली जो होता है ना वो दर्ज होता है। तो जैसे कंप्लेंट होती हैं, तो कंप्लेंटों को तो रजिस्टर्ड किया जाता है, कंप्लेंट शिकायतें। अगर किसी की कोई कंप्लेंट दर्ज करानी तो कंप्लेंट होती है रजिस्टर्ड। रेस्ट्रिक्टेड बन जाते हैं एरिया, प्रतिबंधित क्षेत्र। जैसे कोई तेंदुआ बहुल्य क्षेत्र है तो ये तो प्रतिबंधित हो जाता कि बेटा अगर तेंदुआ बहुलित क्षेत्र है तो वो साफ लिख देंगे कि यहां पर ये रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आपको बिना आज्ञा के या बिना किसी अनुमति के प्रवेश वर्जित है। ठीक है ना? अगर मैं कहूं फाइल्ड, अच्छा ये तो दोनों सेम हो गए, ये फाइल्ड ही आंसर है, शायद मिस हो गया, ये फाइल्ड दोनों सेम है। फाइल्ड वही होता है जब हम किसी को केस को
या कोई भी हमें किसी के खिलाफ मुकदमा करना हो, तो जो मुकदमे में केस उस किया जाता है ना, तो वो चीज फाइल बनकर तैयार होती है। तो आप सी लगा लो या बी लगा लो, दोनों बराबर होगा। फाइल्ड का मतलब होता है किसी के ऊपर मुकदमा दर्ज कराना। तो अगर हम किसी की कंप्लेंट कर रहे हैं तो वो रजिस्टर्ड हो जाती है थानों वगैरह में। लेकिन अगर हम किसी के खिलाफ केस वगैरह करते हैं अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसने रॉन्ग पार्किंग कर दी या कोई गलत काम कर दिया, तो फिर वहां पर उस केस की फाइल बनती, जिसने फाइल्ड करा था। ऑप्शन नंबर बी बढ़िया, मतलब बी और सी सेम है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। 14 का बताओ जरा। द स्टडी ऑफ द माइंड बिहेवियर, विज्ञान की वो शाखा जहां हम मानव के मस्तिष्क या मानव के व्यवहार, मानव व्यवहार हो या कह सकते हो मानव का मस्तिष्क हो, मानव का व्यवहार, या हम मानव के अगर मस्तिष्क का अध्ययन करें तो विज्ञान की वो शाखा कहलाती है साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी में सब जानते हो कि हम मनोविज्ञान बोलते हैं। तो ये फिजियोलॉजी नहीं है, पी साइलेंट रहता है, इसे साइकोलॉजी बोलते हैं। ये वही होता है आपका मनोविज्ञान। विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम किसी भी व्यक्ति के मन के बारे में पढ़ लेते हैं, उसका मन का पूरा बायोडाटा निकल के आ जाता है कि वो सोच क्या रहा है। ऐसी जो शाखा है वो साइकोलॉजी है, उसे मनोविज्ञान बोलते हैं। आगे आओ, एस्ट्रोनॉमी कई बार जिक्र किया है मैंने, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी। इधर देख लो, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोलॉजी होती है पंडिताऊ विद्या, ज्योतिष शास्त्र। ये ज्योतिषी या ज्योतिष शास्त्र जो है ये क्या है? ये एक आडंबर है। आपकी हाथों की रेखाओं या माथे की रेखाओं को पढ़कर बता देंगे कि शनि शुक्र या जो भी आपके ऊपर भारी चल रहा है, 4 धाम की यात्रा कर आओ, या वहां पर 10,000 रुपए का, 10,001 का, 501 का प्रसाद चढ़ा दो। तो ये एस्ट्रोलॉजी विद्या होती है ज्योतिष शास्त्र की। आपकी हाथों की रेखाओं को देखकर आपका भविष्य तय कर देंगे। लेकिन एस्ट्रोनॉमी होती है खगोल शास्त्र। और देखो ये खगोल विद्या है, खगोल शास्त्र है। ये वास्तविकता में जितने भी आपके आकाशीय पिंड हैं, पृथ्वी के पिंड हैं, उनके बारे में बताते हैं कि भाई चंद्रमा पर क्या चल रहा है, मंगल पर जीवन संभव है नहीं है, सारी चीजों के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो एस्ट्रोनॉमी कहलाती है। इससे एस्ट्रोनॉमर बनता है खगोल शास्त्री, और इससे एस्ट्रोलॉजर बनता है ज्योतिषी। आगे आओ, तो साइकोलॉजी मनोविज्ञान है, एंथ्रोपोलॉजी होता है मानव विकास का अध्ययन। विज्ञान की वो शाखा जहां हम मानव विकास का अध्ययन करते हैं, और मानव विकास का अध्ययन आप जिस शाखा में करोगे वो क्या कहलाएगी? आपकी एंथ्रोपोलॉजी। और फिजियोलॉजी ये तो कई बार बताया था, ये फिजिकल से रिलेटेड है। फिजिकल, फिजिकल आप जानते हो, जैसे फिजिकल देना होता है तो फिजिकल में शरीर से संबंधित सारी एक्टिविटी है, जिसे बोलते हो शारीरिक। ऊंची कूद, लंबी कूद, 100 मीटर रेस, 200 मीटर। तो फिजियो नाम का शब्द शरीर से बना है, लॉजी अध्ययन, ये होता है शारीरिक संरचना का अध्ययन। विज्ञान की वो शाखा जहां हम बॉडीली स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं वो आपकी फिजियोलॉजी है। फिलहाल आंसर माइंड बिहेवियर से, तो साइकोलॉजी ऑप्शन नंबर आपका सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। इतना सारा इसमें डेटा है, ये नहीं है कि क्वेश्चन कम है, क्वेश्चन भी काफी हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। सस्पीशियस, सस्पीशियस एक मुहावरा मुझे याद आता है, टू स्मेल ए रैट। जब आपको चूहे जैसी दुर्गंध आने लगती है तो आप टू स्मेल ए रैट करते हो। आपको वहां पर संदेह हो जाता है कि हमारे घर में चूहा जो है वो मर चुका है। कहने का मतलब चूहे की स्मेल आने लगी तो आपको एक बात का यकीन पक्का हो जाएगा कि भाई हमारे घर में कोई ना कोई वारदात घट चुकी है, इतनी बुरी स्मेल क्यों आ रही है? संदेह हो जाता है। आप संदेह के लिए सस्पिशियस, इसका एंटोनिम डेफिनेटिव हो जाएगा। ये होती है सर्टेनिटी, निश्चितता। अगर कोई चीज निश्चित है तो वो डेफिनेटिव है, और अगर वो सस्पिशियस है तो आपके संदेह में है। क्वीर तो विचित्र होता है, स्ट्रेंज। एम्बिगस ये दुई अर्थी होता, आप इसे भी संदेह या डाउटफुल या जो भी आप बोलना चाहो, ये भी डाउटफुल रहता, क्योंकि इसमें सही और गलत के बारे में तालमेल, दोनों चीजें या तो सही लगेंगी या दोनों चीजें गलत लगती हैं। डाउटफुल दे रखा है संदेह पूर्वक, ये सब इसके सिनोनियम थे, लेकिन आंसर इसका डेफिनेटिव बनेगा ऑप्शन नंबर डी। आगे आओ,
क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, ये तो देखो थोड़ा सा सेंस लगाने का है इसमें। तो मैं अगर आपसे कहूं कि अगर मैं कोई रूल भी ना लगाऊं या कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी जानता हो कि शरीर को फिट कैसे करना है तो लगा सकता। वी शुड ईट टेस्टी फूड टू कीप फिट। अब बताओ, फिट रहने के लिए हमें खूब टेस्टी फूड खाने चाहिए, खूब मोमो, चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, चिली पटेटो, दुनिया भर की चीजें। आप जानते हो शरीर को फिट रखने के लिए हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना पड़ता है जिसमें पोषक तत्व होते हैं। स्पाइसी, डिलीशियस ये तो खुद जायकेदार होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशियस का मतलब होता है पोषक पदार्थ। और पोषक पदार्थों से निर्मित अगर कोई भोजन है तो वो न्यूट्रिशियस फूड होता है। इसका आंसर लगवाने के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत नहीं है। 16 का सी 17 पूछ लेता है वो, ऐसा क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपको भ्रमित करने के लिए। अलाइव एंड किकिंग। अलाइव का मतलब जीवित भी है और किकिंग का मतलब लगातार किक भी मार रहा है। तो किक और जो किक भी मार रहा है जीवित भी है, ऐसा व्यक्ति एक्टिव या एनर्जेटिक हो जाता है। और एक्टिव और एनर्जेटिक का मतलब है ऊर्जावान, और ऊर्जावान होगा तो स्वस्थ भी होगा, हेल्थी एंड एक्टिव। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कि किक भी मार रहा है और वो जो है जीवित भी है, ऐसा व्यक्ति स्वस्थ और एक्टिव होता है। 17 का बी है। 18 पर आओ, निपटा लेते हैं जल्दी से। बताओ जरा, बड़ा आसान है ये तो। चूज द करेक्ट स्पेल्ड। जो करेक्ट स्पेलिंग है आपको वो लगानी है। तो इसमें कॉन्टिनेंट नाम का शब्द है जिसे आप महाद्वीप बोलते हो। कॉन्टिनेंट की लिख के देख लो, CONTINENT। इसमें एक ही स्पेलिंग जो कॉन्टिनेंट की दे रखी होगी वो सही होगी और सारी गलत है। कॉन्टिनेंट, 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 ये सही होगा ऑप्शन नंबर से, कॉन्टिनेंट। आगाओ क्वेश्चन नंबर 19। 19 है गेट आउट ऑफ हैंड। ये बड़ा प्यारा है मुहावरा। कोई चीज गेट आउट, बाहर हो गई, ऑफ हैंड, हाथों से। अब कोई चीज हाथों से बाहर हो गई ना तो आपके नियंत्रण से बाहर हो गई। पहले तो शाब्दिक अर्थ का पता होना चाहिए। ये नियंत्रण से बाहर हो जाती है कोई भी चीज। अगर कोई भी चीज गेट आउट ऑफ हैंड है तो वो चीज आपके नियंत्रण से बाहर है। और कोई चीज जब कंट्रोल से बाहर होती है तो ये मत कर देना कीप कंट्रोल ऑफ हैंड, हैंड का कंट्रोल आउट हो जाना, ये होता है गो आउट ऑफ कंट्रोल। कोई चीज आपके नियंत्रण से बाहर हो गई है तो वो गो आउट ऑफ कंट्रोल है। हैंड शुड बी क्रॉसिंग, फॉल फ्रॉम द हैंड, हाथों से गिरना कुछ नहीं है। कोई चीज हाथों से बाहर निकल गई मतलब आपके नियंत्रण से बाहर निकल गई। 19 कहे, 20 और देख लेते हैं लास्ट। शायद 20 रखवाए होंगे मैंने इसमें, इसके अलावा नहीं है। मनी कैन नॉट एक्वायर फॉर द लॉस ऑफ सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट होता है तुम्हारा खुद का सम्मान। अगर तुम्हारा सेल्फ रेस्पेक्ट जो सम्मान है अगर वो खुद उसको क्षति पहुंच चुकी है तो पैसा भी उसे प्राप्त नहीं करवा सकता। अब एक्वायर्ड से बढ़िया मीनिंग क्या होगा? आप एक चीज जानते हो, आपका आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी धन हो, दौलत हो, लेकिन अगर आपकी जो करेक्टर, ये जो करेक्टर का एक ब्राइटनेस थी, अगर वो कहीं धूमिल हो गई है तो यकीन मानना पैसा भी उस चीज को ना कभी पूरा नहीं कर सकता। तो ये कहना चाह रहे हैं किसी का खोया हुआ सम्मान का पैसा भी प्राप्त नहीं बल्कि उसकी क्षतिपूर्ति नहीं करवा सकता। कॉम्पेंसेट का मतलब होता है क्षतिपूर्ति करना। पैसा भी किसी का खोया हुआ सम्मान है ना उसे लौटा नहीं सकता और कॉम्पेंसेट क्षतिपूर्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। एडजस्ट तो तालमेल बिठाना होता, एडमायर प्रशंसा करनी होती है, एडजस्टमेंट ये खुद तालमेल हो गया। कुल मिलाकर पैसा अगर आपका सम्मान खो गया है तो उसकी क्षतिपूर्ति नहीं कर सकता। कॉम्पेंसेट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। उम्मीद करूंगा सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा समय आज ज्यादा लगा लिया, कुछ बीच में अपने बैचों के बारे में डिस्कस कर दिया था और दो चार बातें जो आपसे करनी थी। बहुत लंबा समय हो गया था यूट्यूब पर आए हुए, पीछे हाई कोर्ट वाली लास्ट वीडियो डाली थी, उसके बाद फिर कोई एग्जाम भी नहीं था तो फिर कुछ ऑफलाइन बैचों पर, जो ऑफलाइन बैच चल रहे हैं मेरे, उन पर कुछ मेहनत की, सीट बनाई अपने हाथों से। फिर उस सीट को अब मैं क्लासों में लॉन्च करूंगा, बुकलेट तैयार कराई हर चैप्टर की। तो बहुत ज्यादा मतलब 3-4 महीनों में काफी मेहनत करी। अब मैं 2-3 महीने के बाद फिर लौट कर आया हूं। तो अब जो भी एग्जाम आपके एसएससी से रिलेटेड, मतलब कुल मिलाकर जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, आप जानते हो इंग्लिश जो कंपलसरी रहती है वो मेनली एसएससी के एग्जामों में रहती है आपके। तो जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, सीपीओ, सीजीएल, स्टेनोग्राफर,
आपका MTS, CHSL सबके लिए ये एक रामबाण सीरीज आपके लिए होगी। 20, 25, 30 क्वेश्चन डेली लाया करूंगा। कभी कभी क्लोज टेस्ट, कंप्रीहेंशन सिखा दी। आप तैयारी में लगे रहिए, जो खुद कर रहे हैं वो भी करते रहिए, और किसी को जरूरत है तो नया फाउंडेशन बैच के बारे में मैंने बता दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो 11 से 1 ठाकुरदारा में, नालंदा इस अकेडमी पर, होल नंबर 12 में। नमस्कार, बाकी बातें अगली क्लास में करते हैं।